हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वाइब। मैं गिरीश चंद्रा, आपकी फैकल्टी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फिर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है 12th में फॉर जेई, और हम स्लोली सारे टॉपिक्स को कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले हम कुछ थ्योरी समझते हैं, बेसिक मतलब ज़्यादा डीप में नहीं, फॉर्मूलेज वगैरह और कंसेप्ट वगैरह समझते हैं। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ताकि उन बच्चों के लिए जो एक बार पढ़ चुके हैं, बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो एक बार तो पढ़ चुके हैं, उनका वो रिवीजन भी है और कंसेप्ट में थोड़ी और क्लैरिटी है। आई बस में आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी और कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। जैसे कि नाम ही है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस जब करेंगे तो उनसे हम कंसेप्ट्स को और एनालाइज करेंगे और इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले मैं कर चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कर चुका हूँ, पोटेंशियल एनर्जी भी कर चुका हूँ, वो आपने होप देख लिए होंगे। उसके बाद अब डाइपोल की बारी है। डाइपोल में हम मैक्सिमम चीज़ें कवर करेंगे, सारी जो मेन चीज़ें हैं वो कवर कर लेंगे। आई बात समझ में? और फिर हम क्वेश्चन में एंटर करेंगे। देखो, थोड़ी थ्योरी आपकी रिवाइज करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यार ऐसे करते हैं इन चीज़ों को। आई बात समझ में? तो वो एक ब्रीफ डिस्कशन होगा आपके साथ। उसके बाद फिर हम एंटर करेंगे अपने क्वेश्चंस में। आई बात समझ में? स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल सब जानते हैं क्या होता है। कुछ नहीं, मतलब बहुत मटेरियल ऐसे हैं हमारे पास जो चार्जेस जिनके पास होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हुआ कि आपके पास दो चार्जेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड है क्यू क्यू, बट उनका नेचर अपोजिट है और एट ए सर्टेन डिस्टेंस पे वो रखे गए हैं। आई बात समझ में? मतलब सपोज मान लो कि ये आपके पास एक चार्ज और ये आपके पास एक चार्ज। तो मान लो कि ये माइनस क्यू और एक क्यू, और एक सर्टेन दूरी पे कोई चार्ज रखे गए हैं, तो वहाँ पर एक डाइपोल बनता है जिसका डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल तो ये हुआ, और डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? एक वैल्यू है जो डिफाइन करती है इस डाइपोल को, एक प्रॉपर्टी समझ लो। तो वो क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट, उसको हम पी से डिफाइन करते हैं। P इज़ द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल। और ये ऐसा क्यों? आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, NaCl, H2O, ये सब हमारे डाइपोल कंसिस्ट करते हैं, मतलब मटेरियल में ऑलरेडी होते हैं ये। तो यहाँ से ना ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी आता है। क्यों? क्योंकि डाइपोल होगा तो डाइपोल मोमेंट होंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा एंटर करेंगे कैपेसिटर में और भी अच्छे से पढ़ेंगे, पोलराइजेशन होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इस बेसिकली कुछ नहीं है, एक सिस्टम है बेसिकली आपके पास कि माइनस क्यू और क्यू का एक सिस्टम है जो सर्टेन दूरी पे है। मान लो कि ये डी दूरी पे है अभी, या 12 दूरी पे मान लो, 12 दूरी पे मान लो कि सपोज ये है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करेंगे, दैट विल बी डिफाइंड एज द चार्ज इनटू 12, चार्ज इनटू 12। ये बात समझ में आती है आपको? ये सिंपल रिलेशन है इस डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए। और ये डाइपोल जो मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो इससे पता चल गया, डायरेक्शन भी इसकी होगी, ऑफ कोर्स, ये बात है। तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा? माइनस से प्लस की तरफ। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन इसकी हमेशा होगी माइनस टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये इसकी वजह डायरेक्शन होगी। आई बात समझ में? ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है बेसिकली, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस से पॉजिटिव की तरफ होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पे आपको वो प्रॉब्लम पूछेगा। अब देखो, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के टाइप के प्रॉब्लम भी पूछ सकता है आपसे। सपोज मान लो कि इस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है। आई बस में, और सेंटर पे इसने क्या करा? -2 क्यू चार्ज रखा है, और पूछ रहा है इस सिस्टम का नेट डाइपोल बताओ। इस सिस्टम का क्या बताओ बच्चा? नेट डाइपोल बताओ। आपसे ये पूछ सकता है वो, नेट डाइपोल बताओ। तो वो कैसे करेंगे? तो बेसिकली पहले तो आप डाइपोल को बनाइए। तो क्या आपसे वो नेट डाइपोल की वैल्यू पूछ रहा है? आप डाइपोल की वैल्यू बताइए। अब मान लो कि यार इनकी दूरी भी क्या है? मान लो ये दूरी सपोज डी है और ये भी दूरी डी है। आई बात समझ में? और वो बोल रहा है कि सिंगल जो पी होगा दैट विल बी क्यू इंटू डी। आई बात समझ में? ये वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की। मतलब इसके बीच में एक डाइपोल आएगा और इसके बीच में एक डाइपोल होगा। कैसे आएगा? सुन लो एक बार से। ये माइनस की, ये क्यू, ये -2 क्यू। आप इसको क्या करिए? यहाँ पर 2 क्यू कर दीजिए। आई बात समझ में? अब एक क्यू को इसके साथ कंबाइन कीजिए। अब माइनस क्यू, क्यू एक सर्टेन दूरी पे है डी, तो यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट लगेगा पी। आई बात समझ में? और ये वाला भी एक कंसिडर करेगा कि एक -क्यू और प्लस क्यू और सर्टेन दूरी पर डी, तो यहाँ भी एक करेगा पी। तो मतलब आपके पास क्या हुआ? 2 डाइपोल आ गए,
दो डाइपोल आ गए और दोनों कितने हैं, परपेंडिकुलर हैं, P है और P है। और आपसे वो पूछ सकता है बताओ इनका रिजल्टेंट क्या होगा। दो कोई भी वेक्टर अगर दो परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है, रिजल्टेंट विल बी √2p, दैट विल बी p नेट। तो इस तरह की आपसे वो प्रॉब्लम पूछ सकता है। रिजल्टेंट यहाँ पर कितना आएगा, √2p। आई बात समझ में। अब दूसरी बात देखते हैं, आ जाओ थोड़ी और चीज़ समझते हैं। अब कई प्रॉब्लम ऐसी भी आती है, कैसे, सपोज मान लो कि आपके पास ये हाँ मतलब क्वार्टर सर्कुलर जो है वो आपके पास रिंग है। आई बात में, ये रिंग है। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर चार्ज तो Q है और कहता है कि इस ओरिजिन पे चार्ज -Q है। तो आई बात में इस, अब देखो ये एक चार्ज Q, ये एक चार्ज -Q, तो कहीं ना कहीं, और दूरी देख लीजिए आप सबकी दूरी यहाँ से देखेंगे तो वो R ही होगी। आई बात में, ये रेडियस अगर R इसकी रिंग की है तो सबकी दूरी क्या है, वो R ही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डाइपोल बना रहा है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को समझिए। क्योंकि जैसे सपोज आपने ये पॉइंट कोई लिया, ये पॉइंट कोई लिया, तो यहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे कुछ होगी। आई बात समझ में। सपोज आप यहाँ पर लेते हैं, मान लो कि मैं यहाँ पर लेता हूँ छोटा सा चार्ज। आई बात में, छोटा चार्ज मैंने यहाँ पर लिया और ये सपोज एक एंगल थीटा पे है और ये d थीटा का एंगल बना रहा है। मतलब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि डाइपोल जो है ना वो हर बार चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन है भाई ये, कभी ये, कभी ये। तो पूरी रिंग के लिए डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है। आई बात समझ में। तो अब चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हमको कहीं ना कहीं इसकी नेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो नेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं DQ, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं DQ, और यहाँ भी आप -Q में से एक छोटा एलिमेंट ले लो -DQ। आई बात समझ में। इसमें से छोटा एलिमेंट तोड़ दो -DQ। अब -DQ और DQ आपका क्या करेगा, एक डाइपोल बनाएगा, छोटा डाइपोल बनाएगा, मतलब एलिमेंट्री डाइपोल बनाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसी होगी, DP होगी। आई बात सुन, DP होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं, DQ छोटा सा चार्ज, ये और ये मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम, वो तो R ही है, वो तो R ही है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि अब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम DQ को चेंज करते हैं। आई बस में हमने थीटा एंगल बनाया तो थीटा वेरिएबल में चेंज करते हैं, वो कर सकते हैं बहुत इजीली। मान लो कि छोटा एलिमेंट जो है वो DQ कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से। अब सपोज इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। आप जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, Q/L, Q/L, और L कितना हुआ यहाँ पर, πr/2। ये कांस्टेंट रहने वाला है, ये कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब आप सिंपल सी बात लो, आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये Q/πr/2 है, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। अगर पूरे चार्ज के लिए लो तो ये रहेगा, और छोटा चार्ज भी लोगे तो इनका रेशियो सेम रहेगा। इस छोटे से चार्ज का लेंथ कितना है, छोटे से चार्ज पे चार्ज तो DQ है, बट इसका लेंथ कितना है आप जानते हैं, इसकी लेंथ जो होगी वो r/d थीटा होगा। ये कितना होगा, r/d थीटा। अब आप यहाँ से DQ निकाल लीजिए, आप यहाँ से DQ निकाल लीजिए। अगर मैं DQ निकालना चाहूँ यहाँ से तो क्या आएगा, ये 2Q ऊपर जाएगा, आई बात समझ में, नीचे πr आएगा, आई बात समझ में, यहाँ r/d थीटा जाएगा, r/d थीटा जाएगा, ऐसे। तो r तो कट गए आपके, आई बात समझ में, r तो कट गए आपके। अब यहाँ से देखो आप, तो DQ की वैल्यू ये आई। अगर मैं इस DP में पुट करूँ इस DQ की वैल्यू, तो 2Q r/d थीटा अपॉन पाई, ये वैल्यू बनी है आपकी डाइपोल मोमेंट की, छोटे डाइपोल मोमेंट की। आई बात समझ में, छोटे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बनी है। अब आपको क्या करना है, आपका वेरिएबल जो है वो थीटा में चेंज हो चुका है, तो आप कहीं ना कहीं थीटा से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस वाले से π/2 तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। पर कैसे करें, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो ये है। आई बात समझ में, अगर आप डायरेक्शन देखें इसकी यहाँ पर, तो ये डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा पे है, ये d थीटा है, और इसकी डायरेक्शन तो ये है। तो आप एक काम कीजिए, हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले ये फिर ये ऐसे चेंज हो रही है। तो आप एक काम करिए, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं हम क्या करते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं। अब ये पी, ये थीटा, तो ये क्या वैल्यू क्या है, P cos थीटा, और ये कितनी आई, P sin थीटा। आई बात समझ में, ये P cos थीटा, ये P sin थीटा। अब आप क्या करिए, इस DP के जो हॉरिजेंटल वाला है वो निकालिए। सपोज DP का जो हॉरिजेंटल होगा, DPx होगा, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 2QR पाई cos थीटा इंटू d थीटा, यही तो होगा DPx। मतलब इस DP का cos कंपोनेंट ये रहा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये वैल्यू 0 से Px आ जाएगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 से π/2,
0 से π/2। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2QR/π। ये वाली कितनी आएगी 2QR/π, सिंपल सी बात है, px आएगा। ऐसे ही आप py भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है बच्चा। py जब निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, तो 2QR/π cos थीटा की जगह sin थीटा आ जाएगा और d थीटा तो रहेगा रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से π/2, और यहाँ से जो py आएगा वो भी सेम ही आएगा 2QR/π। मतलब px और py की दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना था आपको। आप कंसेप्ट समझिए कि किस तरीके से अप्रोच की गई है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपको एक स्मॉल एंगल पे लेना पड़ा। अब उसके भी दो कंपोनेंट लेने पड़े, एक्स और वाई। फिर आपने एक्स वाले को इंटीग्रेट किया और वाई वाले को इंटीग्रेट किया, तो एक्स का कंपोनेंट यह है, वाई का कंपोनेंट यह है। आपके पास एक्स और वाई आ चुका है, तो आपसे अगर कोई पी नेट पूछ ले, तो वो तो आप जानते हैं √ऑफ px² प्लस py² होगा, ये तो हम जानते हैं। तो बेसिकली 2√2 QR/π ही आंसर आएगा। आई बात समझ में? तो ये आंसर आपका आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब थोड़ी सी और चीज़ें समझ लेते हैं, थोड़ी सी और चीज़ें भी समझ लेते हैं। ओके, अब सुनिएगा, अब क्या कहानी क्या बन सकती है? कहानी ये भी बन सकती है हमारी कि आपके पास डाइपोल है, आपके पास सपोज मान लो कि ये डाइपोल है, ये रहा -q और ये रहा आपका q, और ये इसकी डिस्टेंस 2l है। अब वो आपसे पूछ सकता है कि इस डाइपोल की एक्सिस में किसी पर्टिकुलर दूरी में, और कहाँ से? सेंटर से कहीं दूरी पे r, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो। आपसे वो पूछ सकता है ये कि ये डाइपोल है जिसकी लेंथ 2l है और एक सेंटर से r दूरी पे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि जो मैं टर्म बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका रिलेशन निकल के आता है, जो रिलेशन आप रटते हैं, उस पर क्या कहाँ मतलब वो उस पर क्या एजम्पशन है वो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक -q एक q है और इसके बीच की डिस्टेंस 2l है, ये हमारी कंडीशन थी। अब यहाँ से r दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट विल बी 2kp/r³। पर इसमें एक और एजम्पशन है, उसमें एजम्पशन ये है बच्चा, ये है कि r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l और 2l बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बस में r की वैल्यू जो है l से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये 2l जो होगा वो बहुत छोटा होगा, ये 2l छोटा होगा, ये r डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और यहाँ से एक और चीज़ आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और p भी वेक्टर क्वांटिटी है। इस केस में क्या होता है कि जो डायरेक्शन आपकी p की होगी और वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होने वाली है। ये समझने वाली बात है यहाँ पर कि जो डायरेक्शन आपकी P की होगी वही डायरेक्शन आपकी किसकी होगी, E की भी होगी। आई बस में, और सेम कंडीशन पे आपसे वो एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि यस, अगर ये आपके बीच में -q है और q है और ये कई पर्टिकुलर इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल मतलब इसके सेंटर से पास होने वाली ये 2l है और ये r है। आई बस में, किस इसी पॉइंट पे पूछ ले आपसे, इस पॉइंट पे पूछ ले कि इस पे क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ से वो E वैल्यू जो आती है वो होती है kp/r³। पहली बात तो ये kp/r³, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो दैट शुड बी इन वेक्टर फॉर्म, और माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन। ये माइनस का साइन क्या बोल रहा है आपको कि जो डायरेक्शन P की है, P की डायरेक्शन -q2 इस डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी E की। मतलब बहुत सिंपल बात है कि ये रही P की डायरेक्शन, इसके अपोजिट होगी E की डायरेक्शन, इसके अपोजिट होगी हमारी E की डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना होगा। ये माइनस शो ये चीज़ करता है। आई बात समझ में? यहाँ तक आपको क्लियर है? और यहाँ भी एजम्पशन यही है कि r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l और 2l, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, बहुत ज़्यादा है r। आई बस में, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से हम डाइपोल्स के फॉर्मूलेज को हम आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से इनको फॉर्म करते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस जो 2l है और r इज़ मेजर फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ से ये वैल्यू डिफाइन की जा सकती है। तो एक बार देख लीजिए, आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, अब नेक्स्ट करते हैं। एक मिनट,
ओके, अब दूसरा क्या है कि ये तो आपने पढ़ लिया कि अब आपके पास माइनस क्यू चार्ज यहाँ था और यहाँ कहीं पर क्यू चार्ज था, तो आपने इसके एक्सेस पे देख लिया और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे देख लिया। हो सकता है कि कहीं एक जनरल पॉइंट भी हो, मतलब ये जनरल पॉइंट हो आर, आपसे वो यहाँ भी पूछ सकता है, वो आपसे यहाँ भी नहीं पूछ रहा और यहाँ भी नहीं पूछ रहा, वो आपसे क्या पूछ रहा है, एक जनरल पॉइंट पे। अगर इस जनरल पॉइंट पे आप निकलना चाहें तो ये भी बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं इस सिस्टम को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, इससे सीधा पी लिख दूंगा, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं माइनस क्यू और क्यू लिखूँ। आई बस में मैं सीधा पी भी लिख सकता हूँ और ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, जिसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होगी। और पी का मतलब क्या होगा, क्यू इंटू 12, क्यू इंटू इस पी का मतलब क्या हुआ, क्यू इंटू 12, मतलब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12। अब क्या होगा कि आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना पड़ेगा, सुनिएगा। अब इस पी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट तो आपका इस डायरेक्शन में हो सकता है, अगर ये एंगल थीटा है आपका, तो मान लो कि ये पी कॉस थीटा है, और एक इसके परपेंडिकुलर हो सकता है, ये मान लो कि पी साइन थीटा है। ये दो चीज़ें आपकी हो सकती हैं। मतलब हुआ क्या कि आपने इस पी को कन्वर्ट कर दिया दो में, एक को करा पी कॉस थीटा, एक को करा पी साइन थीटा। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि पी कॉस थीटा तो वही बात हो गई कि अलोंग द एक्सेस ऑफ द आर। आई बस में पी कॉस थीटा क्या है, अलोंग द एक्सेस ऑफ द आर। और यहाँ पर हम अगर निकालना चाहते हैं, हम जानते हैं कि ये आएगी वैल्यू कौन सी, पैरेलल वाली जो आएगी, ये पैरेलल मतलब अलोंग द एक्सिस जो आएगी, वो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 2kp। पर p यहाँ पर क्या है, p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हम जानते हैं। और दूसरा क्या बन गया आपका, परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया एक तरीके से। ये p जो है ये सेंटर से पास होगा, तो कहीं ना कहीं इस वाली मोमेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन है, तो उसका आप निकाल सकते हैं। और ये जानते हैं कि जो आएगी वैल्यू वो आएगी बेसिकली क्या, ई परपेंडिकुलर जो आएगा वो आएगा क्या, के पी हुआ साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये आप जानते हैं। मैंने इसको इस डायरेक्शन में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट होता है उसके डाइपोल मोमेंट के। अगर डाइपोल मोमेंट आपका नीचे की तरफ पी साइन थीटा है, तो उसके अपोजिट ही ई परपेंडिकुलर आएगा। आई बात समझ में, ये बहुत छोटी सी बात है और ये क्लियर होती है। और दूसरी बात ये कि अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो इनका एक रिजल्टेंट आएगा ई नेट। देखो दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों परपेंडिकुलर का एक रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो, जिसकी वैल्यू होगी अल्फ़ा। आई बस में। अब मैं पूछूँ आपसे कि tan अल्फ़ा क्या होना चाहिए, तो tan अल्फ़ा कुछ नहीं, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल आएगा, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल आएगा। और जब आप इसकी वैल्यू भी पुट करते हो यहाँ से, तो ये tan थीटा बाई 2 आएगा, tan थीटा बाई 2 आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बनेगा और tan थीटा बाई 2 आएगा। ये रिजल्ट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ओके आई बात में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें चल रही हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। यहाँ से आप किसी भी जनरल पॉइंट पे निकाल सकते हैं, एक रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं और सब कुछ निकाल सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्या, अब ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये डिपेंड करता है, आपको बस सॉल्व करना है, उसको रिजॉल्व करना है, दो एक्सेस में, एक कॉस में एक साइन में। आई बस में। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल की। ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। ओके अब बढ़ते हैं पोटेंशियल कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें फॉर अ डाइपोल, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, वही कहानी चलती है फिर से हम वही कहानी पे काम करते हैं। वो कहानी क्या है आपकी, ये रहा माइनस क्यू पॉइंट और ये रहा आपका क्यू, ये रहा माइनस क्यू और ये रहा क्यू। आप जानते हैं कि सर्टेन दूरी पे, सपोज यहाँ पर कहीं पर आर दूरी पे, सेंटर से आर दूरी पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल जो होगा वो बेसिकली दोनों चार्ज की वजह से होगा, दोनों चार्ज की वजह से होगा। ये रहा एल और ये रहा एल। तो आप जानते हैं कि जो नेट पोटेंशियल होगा, वैसे भी पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली आप उनको ऐड कर सकते हैं विद द साइन। तो आप जानते हैं पोटेंशियल फॉर द सिंगल चार्ज क्या होता है, के क्यू बाई आर। आई बस में के क्यू बाई आर। तो आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इसकी वजह से बात करूँ तो माई के क्यू माइनस का अपॉन आर। इसके लिए आर क्या होगा, इसके लिए आर क्या होगा, इसके लिए आर होगा आर प्लस एल,
आर प्लस एल। दूसरे वाले के लिए क्या होगा, प्लस में ये पॉजिटिव चार्ज है तो के क्यू बाई आर, इसके लिए आर क्या होगा, आर माइनस एल, आर माइनस एल। ये वैल्यू यहाँ से आएगी, ये वैल्यू यहाँ से आएगी। आप अगर इसको सॉल्व करें तो बेसिकली क्या बनेगा, के क्यू टू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी आपकी पोटेंशियल की, ये वैल्यू बनेगी पोटेंशियल की फॉर द डाइपोल। आप जानते हैं कि क्यू इंटू टू तो आपका क्या बन गया, डाइपोल, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एल से, अगर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एल से, तो ये टर्म तो नेगलेक्ट हो जाएगी जो कि हमने उसमें देखा है। तो के पी अपॉन आर स्क्वायर दैट विल बी द पोटेंशियल, के पी अपॉन आर स्क्वायर दैट विल बी द पोटेंशियल। ये आपकी क्या वैल्यू आई, पोटेंशियल की वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू आई बच्चा, पोटेंशियल की वैल्यू। कहाँ पर आई, इन द एक्सिस, अलॉन्ग द एक्सिस, किसी सर्टेन दूरी पे आर। तो आपको ये याद रखना है के पी अपॉन आर स्क्वायर विल बी द वैल्यू, आई बस में विल बी द वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आएगी माइनस क्यू और क्यू की वजह से, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी तक तो हम, ऐसा कुछ बड़ी चीज़ आई नहीं है। अच्छा, अगर इसी में वो आपसे पूछ लेता मेरे लाल मेरे बच्चे कि अगर ना, ये तो रही यहाँ की बात, मैं पूछता हूँ इक्विटोरियल पॉइंट की बात, इक्विटोरियल पॉइंट की बात। ये रहा वो आर डिस्टेंस, ये रहा वो एल डिस्टेंस, ये रहा वो एल डिस्टेंस, दोनों के बीच का 12 था। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस भी x है, मान लो, ऑफ कोर्स बात दोनों सेम ही होंगी। अगर पोटेंशियल निकालनी जाए तो के क्यू बाई एक्स, के क्यू बाई एक्स, क्योंकि पोटेंशियल फॉर अ वन चार्ज क्या होता है, अगर आप यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालना चाहें तो के क्यू बाई एक्स, पॉजिटिव की वजह से तो माइनस की से माइनस के क्यू बाई एक्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू। तो इक्विटोरियल पॉइंट के लिए तो इक्विटोरियल पॉइंट के लिए तो इक्विटोरियल पॉइंट के लिए तो जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है दैट विल बी क्या होगी, ज़ीरो। आई बात समझ में, यहाँ तक आपको बात क्लियर है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ अब थोड़ा सा और देखते हैं। ये दोनों पॉइंट तो हमारे ख़त्म हो गए, ये दोनों पॉइंट तो हमारे ख़त्म हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं अब कि यहाँ पर कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, मतलब पोटेंशियल आपको निकालना ही है तो क्यों ना एक जनरल पॉइंट भी निकाल लें। ये रहा जनरल पॉइंट, ये रहा जनरल पॉइंट, और बात। और आप जानते हैं कि अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, सिंपल डाइपोल मोमेंट से, क्योंकि वो तो यही चीज़ शो करता है। तो ये रहा वो पी। अब आपके पास पी के दो कंपोनेंट होते हैं, आप जानते हैं। एक कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला, एक ये वाला। तो ये होगा पी कॉस थीटा और ये होगा आपका पी साइन थीटा। आई बात समझ में। तो ये तो वही बात हो गई कि इस आर वाली केस के लिए दो कंपोनेंट हुए, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। और आप जानते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट अगर हुआ, अगर ये पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर लाइन पे आ रहा है, तो इसके लिए तो ज़ीरो हो गया पोटेंशियल, इसके लिए तो पोटेंशियल ज़ीरो हो गया। अब इसके लिए पोटेंशियल तो आप जानते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू सॉरी के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ज़ीरो, ये वैल्यू आई के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यही आपका रिजल्टेंट भी बन जाएगा, वही आपका रिजल्टेंट बन जाएगा, बात खत्म। तो सिंपल तरीके से आप किसी जनरल पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, आप समझिए इस चीज़ को। ओके एक बार इसको देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए एक बार। ओके क्लियर कर लो एक बार, इसको देख लो एक बार, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन कर लो। ये सारी चीज़ें सिंपल सिंपल हमारे पढ़ रहे हैं, अभी तक कोई इसमें बड़ी चीज़ें आई नहीं है। सुनिएगा अब नेक्स्ट। ओके अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि सपोज मान लो कि आपके पास एक डाइपोल है, ये रहा P, ठीक है, ये P आपका डाइपोल है। मैं सीधा P से शो कर रहा हूँ, ये बार बार माइनस क्यू वगैरह शो करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं P से कर रहा हूँ। और ये सपोज मान लो कि आपके पास पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब वो पूछ ले कि ये डाइपोल तो बीच में रखा हुआ है, बीच में एक डाइपोल है और डाइपोल के एक तरफ A पॉइंट, एक तरफ B पॉइंट है। मैं कहता हूँ कि आप एक चार्ज ले गए, छोटा चार्ज Q, एक छोटा चार्ज, एक काम करते हैं, एक Q चार्ज ले गए A से B तक, एक Q चार्ज ले गए आप A से B तक। तो व्हाट इज़ द वर्क डन, अगर यहाँ पर पूछ ले आपसे कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम
ए टू बी। आई बस में ए से बी तक चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन क्या होगा, ये बात आपको पूछा जा सकता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि जब भी आपसे वर्क डन निकाला जाए तो आप, क्योंकि आप क्या जानते हैं, डाइपोल के लिए आप पोटेंशियल निकालना तो जानते ही हैं। डाइपोल के लिए आपको पोटेंशियल निकालने वाली कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए, सपोज मान लो कि यार ये डिस्टेंस आपकी r1 है और ये डिस्टेंस आपकी r2 है, मान लो इसको, आई बस में, तो आप पोटेंशियल निकालना जानते हैं। अब सोच लो कि यहाँ पर VA पोटेंशियल हुआ, अब VA पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, KP अपॉन R स्क्वायर, KP अपॉन R स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगी KP अपॉन R2 का स्क्वायर, पोटेंशियल की वैल्यू। अगर आपको पोटेंशियल पता है किसी दो पॉइंट पे, तब आपका, अगर आपको कोई चीज़ मूव करनी है उन पोटेंशियल के बीच में, तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं। हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की जाए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन निकालना है तो माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आई बस में। और मैं इसको लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ क्यू इंटू डेल्टा वी। वी क्या है, पोटेंशियल, वी क्या है, पोटेंशियल। आप जानते हैं हम इन चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो माइनस क्यू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, 2 कौन सा है, B, तो VB माइनस VA, ये वैल्यू आएगी। आप यहाँ से डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा तो ये वैल्यू हुई, और अगर आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना है तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल होगा दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ WD इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ से आप ये निकाल लोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल। वो आपसे दोनों में से कोई भी चीज़ पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ से आप दोनों चीज़ निकाल सकते हैं आराम से, आराम से, कोई बात नहीं है इसमें। ओके ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत अभी तक? अब नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम अब देखो, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, तो कहीं ना कहीं आप डायपोल की आप पूरी कहानी समझ चुके होंगे अभी तक, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी डायपोल की कहानी समझ में, और अच्छे समझ चुके हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं टॉर्क की। ओके, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपका एक कोई डायपोल जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। आपका एक कोई डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ये आपसे पूछ सकते हैं, सवाल पूछ इसके आते हैं। तो ये मान लो कि आपका ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वैल्यू। अब यहाँ पर आप डायपोल रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप डायपोल रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले डायपोल कैसे रखेंगे, मान लो चलो आप ऐसे ही रखते हैं सिंपल, जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं, अभी तक माइनस क्यू रखा और यहाँ पर क्यू रखा, आई बस में, ये रखा डायपोल, ये डायपोल की वैल्यू है। चाहे आप इससे डिनोट करें या चाहे सीधा पी लिख दें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको सीधा यहाँ पर पी भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया मैंने, और ई की डायरेक्शन तो यह है ही। अब वो आपसे अगर पूछता है मेरे बच्चे, मेरे लाल, इस पर नेट फोर्स क्या है, इस पर नेट फोर्स क्या है, अब मुझे बताओ नेट फोर्स निकालने के लिए कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं इस चार्ज पे पूछूं, इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर क्यू ई फोर्स तो इस तरफ लगेगा। आई बात समझ में? अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इसकी बात करूं, तो ये माइनस चार्ज है, ई इस तरफ है, और इस पे अपोजिट फोर्स लगेगा क्यू ई, क्योंकि माइनस है तो अपोजिट लगा। अगर यहाँ पर नेट फोर्स आपसे पूछा जाए, तो नेट फोर्स आपसे पूछा जाए दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो नेट फोर्स डायपोल पे क्या हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो हुआ। आई बस में, चाहे आप इसको उल्टा भी रख लो तो सेम ही चीज आएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको उल्टा भी रखोगे तो सेम ही चीज आएगी, कैंसिल कर जाएंगे। अच्छा, अब कहानी क्या होती है कि मान लो कि आपने इसको ऐसे नहीं रखा, मान लो आपने इसको ऐसे नहीं लिखा, आपने एक डाइपोल को थोड़ा सा एंगल पे लिखा, मतलब ये एंगल पे रखा, ये रहा आपका माइनस क्यू चार्ज और ये रहा आपका क्यू चार्ज, आई बात, आपने एक थीटा एंगल पे रखा और इनके बीच की डिस्टेंस 12 है, ये तो आप
स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो यहाँ पर आप आपसे पूछ ले कि भैया इसमें आप बताओ कि नेट फोर्स कितना है, अगर मैं नेट फोर्स में निकालूँ तो ये रही ई की वैल्यू, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा क्यू ई इस तरफ और इस पे लगेगा इस तरफ क्यू ई। दोनों फोर्स अपोजिट है, इक्वल है, तो नेट फोर्स तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, नेट फोर्स तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेट फोर्स यहाँ पर ज़ीरो है, सुनना ध्यान से। इसका मतलब ये नहीं कि नेट फोर्स यहाँ पर ज़ीरो मतलब नेट फोर्स तो ज़ीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ और नहीं आएगा। यहाँ पर बच्चे टॉर्क आएगा, आई बस में यहाँ पर क्या आएगा, टॉर्क आएगा। सुनिए कैसे टॉर्क क्या हुआ, आप देखिए अगर आप इस कंडीशन में अप्लाई करें तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कर रहा है। आप इसको देखें तो ये ऐसे रोटेट करने की इसको कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू आएगी। और टॉर्क आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये 2L है, ये अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई, 2L साइन थीटा, ये कितनी आई, 2L साइन थीटा। तो यहाँ से क्या बना आपका ये 2L साइन थीटा, आई बस में। और Q इंटू 2L क्या बने आपके P और E साइन थीटा, आई बस में। ये आपके टॉर्क की वैल्यू आई जिसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, PE साइन थीटा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, PE साइन थीटा। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो टॉर्क को लिखते हैं हम वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस E, आई बस में। बहुत सिंपल सी बात है कि टॉर्क को आप डिफाइन करते हैं क्या, P क्रॉस E, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब साइन कंपोनेंट साइन थीटा आ रहा है तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ से जो चीज़ें आएंगी वो क्या आएंगी, क्रॉस ही आएंगी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब आपको अगर डायरेक्शन निकालनी है तो सिंपल सी बात है, P की डायरेक्शन में रखें और E की तरफ घुमाएं तो आपका डायरेक्शन आएगा। अब इसमें P की डायरेक्शन क्या है, ये P की डायरेक्शन है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये P की डायरेक्शन, E की तरफ घुमाएं तो अंदर की तरफ जो टॉर्क की डायरेक्शन आई, अंदर की तरफ आपकी टॉर्क की डायरेक्शन आई। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है, इसको किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई बस में। तो टॉर्क हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सुनिएगा, अच्छा मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी डिफाइन कर सकता हूँ। देखो इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में अगर कोई चीज़ होती है तो इक्विलिब्रियम के लिए उसको नेट फोर्स इक्वल टू जीरो तो होना ही चाहिए, बट नेट मोमेंट और नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए, मतलब टॉर्क की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए। पर ये वाली कंडीशन तो नहीं है। पर अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करूं आपसे, और मैं बात करता हूं सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंडीशन बात करता हूं, तो देखिए तो दो तरीके से इक्विलिब्रियम आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, दो तरीके से आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है। एक कैसे, एक आप मानो कि आपका जो डाइपोल है वो ऐसे रखा गया है, माइनस क्यू और क्यू, ये रहा P की वैल्यू, ये रहा P की वैल्यू और ये रही आपकी E की वैल्यू। मतलब अगर आप ये कंडीशन है तो ये तो बिल्कुल ऑफकोर्स ही बात है, इसमें कोई मोमेंट तो नहीं बनेगा, क्योंकि सीधा फोर्स जो है एक लाइन पे ही है सारे, तो कोई मोमेंट और कोई टॉर्क तो नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो नेट फोर्स भी ज़ीरो है, और नेट टॉर्क भी, या मोमेंट बोलो या टॉर्क बोलो, वो भी ज़ीरो है, आई बस में, वो दोनों चीज़ें ज़ीरो हैं। एक कंडीशन कब आ रही है आपकी, जब P और E की डायरेक्शन सेम है, जब P एंड E डायरेक्शन सेम, मतलब P एंड E जो थीटा एंगल है इक्वल टू जीरो, P एंड E एंगल जो है थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो, दोनों के बीच का एंगल जो है वो जीरो है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब ये बहुत प्यार से सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, एक और कंडीशन बन सकती है बच्चा की सेम चीज़ है आपकी, यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर आपका क्यू है, तो माइनस क्यू है क्यू है, तो यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगा, E की डायरेक्शन में, ये रहा E, तो E की डायरेक्शन में ये लगेगा फोर्स क्यू ई, और ये अपोजिट लगेगा क्यू ई माइनस वाले के लिए, दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे, तो यहाँ भी नेट फोर्स जीरो आएगा और एक लाइन पे है तो नेट टॉर्क भी आएगा। पर यहाँ पर आपसे वो पूछ ले कि P की डायरेक्शन क्या है, P होता है माइनस से प्लस की तरफ, ये रहा P की डायरेक्शन, और E की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जहाँ पर P एंड E एंगल जो है
थीटा कौन सा होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मैं दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, 180 डिग्री। आई बस में तो दो कंडीशन से आपके इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं हम इक्विलिब्रियम को, एक तो थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180। अब इसमें से एक स्टेबल हो सकता है और एक अनस्टेबल हो सकता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कोई चीज़ को डिस्प्लेस करो और वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। आप डिस्प्लेस कीजिए और अपनी पोजीशन में वापस आ रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर तो देखिएगा, देखिएगा आराम से देखते हैं, आराम से देखते हैं। आइए उसमें आपने क्या करा कि डाइपोल पहले आपका ऐसे था, ऐसे था, आपने हल्का सा इसको रोटेट किया, हल्का सा, पहले पी ऐसे था और फिर पी ऐसे हुआ, हल्का सा रोटेट किया आपने। आई बस में हल्का सा रोटेट किया, मतलब आपने किस तरफ रोटेट किया, इस तरफ आपने रोटेट किया इसको थीटा एंगल पे। आपने इस तरफ रोटेट किया पर इस पर टॉर्क लगेगा, क्योंकि अगर P आपका ऐसे हो चुका है P और उस पर टॉर्क लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, P इंटू ई अंदर की तरफ, कहीं ना कहीं ये आपको, ये कौन सा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपने इसको एंटी की तरफ रोटेट किया था बट आपको टॉर्क लगा क्लॉकवाइज, तो आपने चाहा इसको इस तरफ रोटेट करना, ये वापस इस तरफ आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब P और E की वैल्यू एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा इक्वल टू 0 था, मतलब ये कहीं ना कहीं थीटा इक्वल टू 0 पे आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो वो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। आई बात समझ में। इसी के ही अपोजिट अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपका ये है, सपोज इनिशियल P आपका ये है, आइए उसमें इनिशियल P ये था और आपने फिर थोड़ा सा रोटेट किया और P इस तरफ हो गया। आई बस में आपका P इस तरफ हो गया, आपने क्या करा, इसको आपने रोटेट किस तरफ किया, इस तरफ रोटेट किया थीटा में, आपने इसको इस तरफ रोटेट किया, आपका P इस तरफ था, E इस तरफ था, तो इनके बीच का एंगल कौन सा हुआ, इनके बीच का एंगल हुआ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये वाली कंडीशन पे थीटा इज इक्वल टू 180 हुआ, P इस तरफ, E इस तरफ, दोनों अपोजिट है 180 डिग्री। आपने इसको रोटेट कैसे किया, इस तरफ किया, मतलब इस तरफ, इस तरफ, और इस पर टॉर्क देखो कैसे लगेगा, टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E, मतलब P पे हाथ रखिए, P पे रखिए और E की तरफ रोटेट कीजिए, P को E की तरफ कीजिए, तो आपका कहाँ से आया, इनवर्ड। मतलब ये किसको कैसे टॉर्क लग रहा है, इस पे ऐसे टॉर्क लग रहा है। आपने इसको रोटेट भी ऐसे किया और इस पर टॉर्क भी ऐसे लग रहा है, इस पर टॉर्क भी ऐसे ही लग रहा है, तो मतलब ये अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएगा, अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये कौन सा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। ये बात आपको समझ में आती है, ये बात आपको समझ में आती है। आई बस में ये बात समझ में आती है आपको, ये कौन सा हुआ, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके ओके, तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और। अच्छा, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी हम डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वही इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, और आपका सपोज कोई इस आपका जो मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है थीटा, आपका मोमेंट P जो है वो इस डायरेक्शन में है थीटा। अब इस कंडीशन के लिए आप इसको कर सकते हैं क्या, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन कर सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर थीटा दैट इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। मतलब आप इस पर्टिकुलर थीटा पे, इस एंगल पे, जो जिस एंगल पे ये मोमेंट रखा गया है, इस एंगल पे आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज डिफाइन फ्रॉम माइनस PE cos थीटा। याद रखिएगा माइनस का साइन आता है यहाँ पर, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस P डॉट E का डॉट प्रोडक्ट फॉर अ पर्टिकुलर एंगल, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल। आई बस में फॉर अ पर्टिकुलर एंगल आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है फॉर एनी थीटा,
एनी थीटा, किसी भी थीटा पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट से हो या पी कॉस थीटा से हो। अब वो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके पूछ सकता है, वो आपसे कहेगा कि लो जी सर पहले ऐसे था पी, पहले थीटा 1 था और फिर आपने सर इसको घुमा के ना पी ऐसे कर दिया, आपने पी घुमा के ऐसे कर दिया थीटा 2। आई बस में पहले थीटा 1 ऐसे था, पी ऐसे कर दिया। अब कितना वर्डन आपको लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, कितना वर्डन लगा आपको इसको रोटेट करने में, कितना वर्डन लगा आपको इसको रोटेट करने में। क्योंकि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है फिर तो वर्डन की कहानी बहुत ही सिंपल बन जाती है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है फिर तो वर्डन की कहानी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्डन इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब माइनस ऑफ यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1, ऐसे आप निकाल सकते हैं। पी आपको पता होगा, ई आपको पता होगा, थीटा 1 थीटा 2 आपको पता होंगे, उनकी वैल्यूज पुट करिए डायरेक्शन के साथ और यहाँ से आप वर्डन निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं थोड़ा सा और। देखिए अब डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। एक काम करते हैं, सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पर आपका क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पर आपके डाइपोल है, ये माइनस क्यू है और ये क्यू है। अब से आपसे वो पूछेगा कि फोर्स ऑन अ डाइपोल, फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू क्यू, मतलब क्यू की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा उससे आप निकालो। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ये बात आप समझते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा और वेरी करेगा। क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेरी करेगा। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हुई, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हुई, तो ये यहाँ पर अगर ये इतनी दूरी R1 है तो ये ER1 होगा और ये बच्चा ER2, ये ER2 होगा। तो KQ अपन R स्क्वायर होता है, KQ अपन R स्क्वायर होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो अलग अलग होंगी, यहाँ पर वैल्यू जो है वो अलग अलग होंगी। तो आप सिंपल सी बात है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बहुत प्यार से निकाल सकते हैं इसको। आई बात समझ में, और अच्छे तरीके से करते हैं तो इसको मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और इसको डिफाइन करता हूँ बढ़िया तरीके से, जो आप अभी तक करते आए। मान लो कि ये 12 है, मान लो कि ये 12 डिस्टेंस है और ये R डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको फोर्स निकालना है इस पर तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, जो ER1 मान लेते हैं वो ER1 क्या होगा, KQ अपन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्या है, Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर R कितना है, यहाँ पर R कितना है, यहाँ पर R कितना है, मान लो कि ये सेंटर से था, R जो ले रहे हैं वो सेंटर से ले रहे हैं, R जो हम ले रहे हैं वो सेंटर से ले रहे हैं, जो अभी तक हम करते हुए आए। तो ये वैल्यू कितना हुई, R माइनस L का होल स्क्वायर, और ER2 आपको निकालना है KQ अपॉन R माइनस L का, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं फोर्स पूछूं आपसे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट, जिसकी वैल्यू की Q इंटू R1 ER1, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, चार्ज भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा क्या, Q इंटू ER2। आई बस में ये फोर्स लगेगा। आपसे वो नेट फोर्स पूछ ले, आपसे वो नेट फोर्स पूछ ले, दोनों फोर्स अपोजिट हैं, दोनों फोर्स अपोजिट है। अगर मैं आपसे नेट फोर्स पूछूं, दोनों फोर्स अपोजिट हैं, तो ये इस तरफ और ये इस तरफ। आई बस में इसका डिस्टेंस कम होगा, इसका डिस्टेंस कम होगा, यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस कम है, मतलब इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका फोर्स की वैल्यू कम होगी, तो ये ज़्यादा होगा, तो ये वाला फोर्स जो है वो ज़्यादा आएगा। तो KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। मैं नेट फोर्स निकालना, दोनों अपोजिट है तो मुझे माइनस करने पड़ेंगे, ये माइनस ये करना पड़ेगा, और बेसिकली मैं ये से ये माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। अब आप इसको और सॉल्व करें, सॉरी एक और चीज़, नेट फोर्स में तो Q और Q भी तो आएगा, छोटा Q भी तो आएगा, छोटा Q भी तो आएगा। आई बस में तो यहाँ से आप अगर वैल्यू निकालें तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या आएगी, K Q, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या क्या बनेगा हमारा। आई बस में यहाँ से वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 2kp अपॉन 2k
2k क्यू पी अपॉन आर। आई बस में यहाँ से ये वैल्यू आएगी, मतलब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर कुछ जस्ट सॉल्व कीजिए आप, और r इज ग्रेटर देन वन कर दीजिए, दैट इज अ सिंपल कंडीशन। r की वैल्यू ये कर दीजिए कि ग्रेटर देन l होगी, तो आप उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, बाद में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये वैल्यू आएगी। अब बात ये है कि आपने क्या करा अभी कि नेट फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू क्यू निकाला, मतलब इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाला। आप उल्टा भी कर सकते हैं, वो भी सेम ही आएगा कि इस पे फोर्स इसकी वजह से, इस पे फोर्स इसकी वजह से, मतलब डाइपोल की वजह से, अगर ये डाइपोल है माइनस क्यू और क्यू, इस डाइपोल की वजह से इस पे फोर्स कितना होगा, तो इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर, इस डाइपोल की वजह से एक आर दूरी पे, सेंटर से आर दूरी पे, तभी मैंने सेंटर लिया था, एक डाइपोल की वजह से सेंटर पे आर दूरी पे क्या होता है, 2kp अपॉन आर क्यू होता है। भाई डाइपोल की वजह से एक्सेस में आर दूरी में क्या होता है, 2kp अपॉन आर क्यूब। अब अगर फोर्स निकालना है, फोर्स के लिए क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा, क्यू इंटू ई होगा। तब क्यू की वैल्यू यहाँ पर करेंगे तो आपका सेम ही वैल्यू आने वाली है, आपकी बच्चा सेम ही वैल्यू आने वाली है। ये बात आपको समझ में आती है? ये बात आपको समझ में आती है? तो आप चाहे फोर्स इस पे निकालें चाहे इस पे निकालें, दैट विल बी द सेम आंसर, दैट विल बी द सेम आंसर। आप मतलब सिस्टम वही है, तो चाहे इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालें, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालें, वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम आएगा, जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चा वो सेम आएगा। आई बात समझ में? ओके अच्छा, इसमें एक और छोटी सी चीज़ होती है, मैं आपको समझा देता हूँ अभी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो छोटी सी ही चीज़ है, वो भी देख लेते हैं एक बार। एक रिलेशन है, उससे भी हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं कि मान लो कि वही माइनस क्यू और क्यू रखेगा यहाँ पर, और छोटी दूरी पे है डी आर, ये आपका क्यू रखा गया है। आई उसमें ये आपका क्या रखा गया है, क्यू रखा गया है। आप जानते हैं कि इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस पे, इस तरफ, क्यू इंटू इसकी वजह से आपके पास जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई आर वन और Q इंटू ई आर टू लगेगा। ये हमने पिछली अभी थोड़ी देर में पढ़ा है, इसकी वजह से ये फोर्स लगेगा। अगर मैं नेट फोर्स आपसे पूछता तो नेट फोर्स मैं कहता हूँ, सपोज नेट फोर्स अब मैं बोलता हूँ कि दैट इज इक्वल टू Q। अभी मैं डायरेक्शन ध्यान नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्शन के बिना मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी, कि मैं डिफरेंस लूँगा इसका। ओके, हो सकता है कि ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें, मैं सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड एक रिलेशन को डिफाइन करना चाह रहा हूँ। आई बात समझ में? अगर ये वैल्यू आती है, अगर ये वैल्यू आपकी आती है, आप यहाँ से एक चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, सुनिए क्या, मान लो कि Q इस तरफ था और ई आर टू माइनस ई आर वन, नीचे डी आर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर डी आर से मल्टीप्लाई करो। डी आर बेसिकली क्या है, डी आर बेसिकली क्या है, इस दोनों चार्ज के बीच का छोटा सा एलिमेंट डी आर ले लिया मैंने, 12 नहीं लिया, यहाँ पर डी आर लिया क्योंकि मैं कुछ चीज़ डिफाइन करना चाह रहा हूँ आपके लिए। तो ये क्या बनी आपकी, इसको मान लेते हैं डी आई डी ई बाई डी आर इंटू डी आर। अब एक क्यू और डी आर आपस में मिलकर मोमेंट बनाएंगे और पी डी ई आर, यहाँ से आप नेट वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली। सुनिएगा, मतलब डी बाई डी आर, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर बाई चांस आपको निकालना भी है क्यू, ये रहा माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू, और यहाँ से क्यू जो दूरी है वो सेंटर तक आर दूरी है। आई बस में, अब मैं बोलता हूँ ये माइनस क्यू और क्यू जो है ये एक डाइपोल मोमेंट बनाएंगे, जो डाइपोल मोमेंट बेसिकली ऐसे होगा पी, ऐसे होगा सेंटर से। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इस पी पे लगने वाला नेट फोर्स निकालो, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, देखो कंडीशन वो है कि आर इज वेरी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल है, कि बात समझ रही है। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे? आप बोलेंगे जब पी है एंड डी बाई डी आर, मतलब क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो ई होगा वो क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। भैया इसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर।
तो P आप जब इसको सॉल्व करेंगे, अब अगर मैं यहाँ से पहले DE/DR निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, 2KQ अपॉन R³ माइनस का, आई बस में, आई बस में। अब मैं F नेट निकालना चाहता हूँ, तो F नेट क्या होगा, P और ये वैल्यू DE/DR 2KQ अपॉन R³। तो आप देखो कि ये रिलेशन भी वही आ रहा है जो सेम, माइनस का साइन आएगा, बस माइनस। देखो अभी आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात कर रहे हैं, डायरेक्शन आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि यार कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आई बस में आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन निकाल सकते हैं आप। तो वहां से आप क्या बोलेंगे, जो मैग्नीट्यूड होगा आपका वो क्या हुआ कि नेट वैल्यू आप सीधा आपकी वही वैल्यू आ रही है जो बार बार इससे पहले भी निकाली थी हमने, जो इससे पहले भी निकाली थी। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, आई बात समझ में। तो ये तरीका है, नॉन यूनिफॉर्म में भी आप कर निकाल सकते हैं, पर याद रखिएगा यहाँ पर P और E की डायरेक्शन सेम है। ये कंडीशन जो साइड लगती है, ऐसा नहीं है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे लगा दिया या कहीं और, नहीं, ये मत करना। ये इसी तरह की कंडीशन पे लगेगा जहाँ पर अगर P की वैल्यू -Q2 इस तरफ है और E की वैल्यू भी इस तरफ है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, तब ये फॉर्मूला लग सकता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। सो अभी तक हमने सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आई थिंक आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मज़ा आया होगा, मतलब बहुत प्यार से हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आई बात सुनिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को देखिएगा प्लीज़। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा बच्चा, फिर हम सॉल्व करवाते हैं इसको। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है और फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब लेट्स सी द आंसर। हम थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कह रहा है कि दो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है ए एंड बी हैविंग देयर डाइपोल मोमेंट्स P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास दो डाइपोल मोमेंट्स है P1 एंड P2 आर प्लेस्ड ऑन अ प्लेन विद द सेंटर्स एट ओ, मतलब उनके सेंटर जो हैं ओ पे हैं, एज शोन इन द फिगर नीचे है। एट पॉइंट सी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल ए द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द एक्सिस। कहता है, सुनिएगा, देखिए ये कंडीशन आपके पास है, ये कंडीशन आपके पास है, मैं यहीं से कर देता हूँ। तो आपके पास दो डाइपोल हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, आई बस में ये हो गए, और दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल ही है, P है। आई बस में ये P1 है और ये P2 है, ये लिखा हुआ है। अब इसके सर्टेन दूरी C पे आपसे पूछ रहा है कि रेशियो निकालो P1/P2 का क्या रेशियो आएगा, पर उसने एक कंडीशन दी है क्या, कि जो इनका रिजल्टेंट है ना वो 37 डिग्री बना रहा है। तो एक बात तो बहुत सिंपल सी जानते हैं कि ये P1 के लिए ये एक्सियल हो गया, P1 के लिए ये पॉइंट एक्सियल हो गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2K P1 R क्यूब मान लो, R इज़ द डिस्टेंस मान लो, R जो है ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बात है। और P2 आपकी ऊपर की तरफ है, P2 आपका ऊपर की तरफ है, सॉरी एक चीज़ को ध्यान दीजिए, माइनस टू पॉजिटिव मतलब P2 आपका नीचे की तरफ है, P2 आपका नीचे की तरफ है। आप जानते हैं कि ये इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया C के लिए, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होगा रिलेशन, KP/R³ होगा, KP/R³ होगा। बात सिंपल सी बात है। मैंने इसको ऊपर क्यों लिया, क्योंकि P आपका नीचे था, P2 आपका ही नीचे था, ये P2 है बेसिकली, P2 आपका नीचे था। आपको मैंने बताया था कि इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपोजिट होता है, तो ये ऊपर हुआ। अब इनका कुछ रिजल्टेंट बनेगा, तो ई नेट बनेगा, ई नेट। वो बोल रहा है कि ये एंगल कितना है, 37 डिग्री है। ये एंगल कितना है बच्चा, 37 डिग्री है। अगर अब आपको 37 दिया है, ये वैल्यूज दिए हैं, तो क्या मैं tan 37 नहीं लिख सकता, tan 37 शुड बी इक्वल टू y/KP2/R³ नीचे 2KP1/R³। आई बात समझ में,
आई बात समझ में। और 37 कितना आएगा, 3/4, 3/4। ये आपके के से के गया, आर क्यूब से आर क्यूब गया, तो P2/P1 की वैल्यू यहाँ से 2 आया, तो P2/P1 की वैल्यू 3/2 आई, तो P1/P2 कितना आया, 2/3 आया, 2/3 आया, 2/3 आया। ये बात समझ में आती है आपको? बहुत सिंपल क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आपको कुछ नहीं किया, उसने रिजल्टेंट दे दिया, उसने आपको रिजल्टेंट दे दिया और रिजल्टेंट से आपसे पूछ लिया। आई बात समझ में? आई थिंक दिस शुड बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको भी देखिएगा बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कंसेप्ट पे है, मतलब क्या वैल्यू इसने कुछ चीजें ऐसी दी हैं जो आपका दिल जीत लेंगी बच्चे। आ जाओ, आ जाओ, देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ ए मोमेंट P आपसे बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट आपको दिया है एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आपसे डाइपोल की वजह से, कोई r डिस्टेंस पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई r डिस्टेंस पे पूछ रहा है। नोट दैट आर पी इक्वल टू 0, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जो है, ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। सुनिएगा, अगर डॉट प्रोडक्ट r और p का 0 है, डॉट प्रोडक्ट r और p का 0 है, क्या आपको इससे मतलब समझ नहीं आता कि दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90, मतलब r और p के बीच में एंगल कितना हुआ, 90। ये बात समझ में आती है आपको? अगर r और p के बीच में एंगल 90 है तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं हुआ। क्योंकि आप देखिए ना, आपने ये कंडीशन की थी -q to q, ओके, ये था आपका r, मान लो कि ये r है, r वेक्टर, और यहाँ पर p वेक्टर ऐसे था, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90। तो जो दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, अब ये कैसे भी हो सकता है, आप इसको रोटेट कर दो, ऐसे भी हो सकता है कि ये रहा p, ये रहा r, मतलब वेक्टर फॉर्म में दिया है तो ऐसे भी हो सकता है, दोनों के बीच में क्या हुआ, एंगल 90। तो कहीं ना कहीं ये मतलब है कि ये जो है, ये बेसिकली क्या हुआ, ये बेसिकली क्या हुआ, इनके बीच का एंगल जो है वो 90 हुआ, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट है, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट है। और आप जानते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड है, सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज Kp/r क्यूब, Kp/r क्यूब माइनस का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस Kp/r क्यूब फॉर द इक्वेटोरियल पॉइंट। आप एक चीज समझिए, एक चीज समझिए आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, P पे डिपेंड करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, P पे डिपेंड करेगी। जो P की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, उसी डायरेक्शन में। और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल किसके होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल किसके होगा, P के पैरेलल, लेकिन P के नहीं, माइनस ऑफ P के, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यही मेन चीज है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P के डायरेक्शन के बराबर नहीं होगी, उसके एंटी पैरेलल होगी, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पर, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पर। तो E की डायरेक्शन जो है, E डायरेक्शन विल बी अलोंग माइनस P वेक्टर, माइनस P वेक्टर। अगर माइनस P वेक्टर आपसे पूछ लिया जाए कि माइनस P क्या है, तो P तो आपका ये है, कांस्टेंट वैल्यू है, हटा दे रहा हूँ, उसको मुझे टेंशन नहीं है, मैं सिर्फ वेक्टर से खेलूंगा क्योंकि मुझे वेक्टर चाहिए, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस P क्या होगा, माइनस P क्या होगा, i कैप प्लस 3j माइनस 2k, ये होगा, ये होगा, मतलब डायरेक्शन इसके बराबर होगी। अगर आप इसकी डायरेक्शन भी निकालना चाहें, अगर इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें, सपोज ये P डैश आया, P डैश आया, अगर मैं P डैश की डायरेक्शन निकालना चाहूँ, जो यूनिट वेक्टर होगा P डैश का, दैट विल बी P/r
ये होगा, ये होगा। तो कहीं ना कहीं वो तो आपसे सिर्फ पैरेलल और पूछ रहा है कि पैरेलल होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वही डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे। तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि इसी के ही बराबर होगा। आई बात समझ में? पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। अगर ए वेक्टर है a1 आई कैप b2 b1 a1 b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एक है आपका, एक मिनट रुको इसको थोड़ा सही लिखते हैं। बेसिकली आपका ए वेक्टर है कोई a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, और बी वेक्टर है आपका b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। अगर मैं आपसे बोल दूं ना कि ए और बी पैरेलल है, मैं आपसे बोल दूं ना कि ए और बी पैरेलल है, तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ए और बी पैरेलल तभी होंगे जब a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 और इज इक्वल टू a3 बाई b3 होगा। मतलब a1 बाई b1, a2 बाई b2, a3 बाई b3 होना चाहिए, इनके रेशियो सेम होंगे। मान लो कि इसका रेशियो 1 के बराबर भी हो जाए, मान लो, क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट है, किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा, क्या कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो बेसिकली आप अगर 1 बोले तो a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2, a3 इज इक्वल टू b3। अगर ये वैल्यू की रेशियो 1 है तो ये इसके ही बराबर होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो आंसर आपका क्या होगा, आई कैप 3j माइनस 2k इसके पैरेलल होगा, इस वेक्टर के पैरेलल होगा। ये वेक्टर के पैरेलल बोल रहे हैं, पैरेलल पैरेलल। आई बस में, आई बस में। यहां पर जरूरी नहीं 1 हो, कोई भी लैम्डा भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है। अगर लैम्डा भी होगा तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा। अगर यहां पर सपोज मानते कि a1 इज टू लैम्डा बी, a2 बी लैम्डा, तो यहां से लैम्डा कॉमन आता, लैम्डा बाहर होता। लैम्डा तो स्केलर क्वांटिटी है, वो तो बाहर आ जाएगी, रहा तो वेक्टर तो आपका वही रहेगा ना, सेम वेक्टर तो आपका वही रहेगा सेम। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चा, एक बार देखिएगा। ओके, सुनिएगा। तो अब इस चीज को भी देख लो, ये भी देख लो बच्चा, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें, कि टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए एंड बी विद रेस्पेक्टिव डाइपोल मोमेंट्स डी ए और डी बी। आपको डी ए और डी बी दिए गए हैं, आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस में दिए गए हैं। सुनिएगा ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और डी इसकी वैल्यू डी ए जो है -4 क्यू ए, तो बेसिकली ऐसे है 4 क्यू ए, और यहाँ भी बी की वैल्यू कितनी है 2 क्यू ए। मैं इस तरफ शो कर रहा हूँ, डायरेक्शन सीधा शो कर रहा हूँ। अब सुनिएगा कहानी क्या बोलती है आपकी, कि आपके पास दो हैं डाइपोल, कह रहा है कि इनके बीच का सेपरेशन r है, कोई दिक्कत नहीं है। द डिस्टेंस फ्रॉम ए एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस द सेम पोटेंशियल, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस r है और a से कोई डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, इनका पोटेंशियल सेम आना चाहिए। आप जानते हैं कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज के क्यू अपॉन के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर फॉर एनी डाइपोल, आप जानते हैं ये वैल्यू होगी। अब सुनिएगा, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी भी ये है और इसकी भी ये है, तो बीच में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो सेम आपस में सेम नहीं होंगे। अगर आप इस तरफ लेते हैं, इस तरफ आप पोजीशन इस तरफ लेते हैं, अगर इस तरफ लेते हैं तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर यहां पर लेंगे तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पर P ज्यादा है, ये P की वैल्यू है, ये पी बी की वैल्यू है। अगर आप यहां कहीं पर लेते हैं तो याद रखिएगा पी ए ये ज्यादा और इसका डिस्टेंस आर ए से वो भी कम,
मतलब आर ए जो होगा छोटा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी छोटा हो गया और पी भी ज़्यादा, तो ये वैल्यू बढ़ गई, तो मतलब वी ए की वैल्यू बढ़ गई। यहाँ से अगर देखें आप तो वी ए की वैल्यू ज़्यादा हो गई। और बी को चेक करें यहाँ पॉइंट पे, आपका पॉइंट अगर सपोज यहाँ पर होता सेम पोटेंशियल, आप यहाँ चेक करें तो बी का पोटेंशियल कम और ऊपर से आर ज़्यादा, तो वी तो और छोटा हो गया। अब v बहुत बड़ा और दूसरा vb जो है बहुत छोटा, तो ये आपस में सेम कैसे होंगे? सेम नहीं हो सकते बच्चा, ये सेम नहीं होंगे। तो मतलब आपका कहीं पॉइंट सपोज मान लो कि यहाँ पर है, x दूरी पे, और x किससे? a दूरी से मान लो। आई बस में कितनी दूरी से? a दूरी से आपका x है। यहां पर हो सकता है क्योंकि यहां पर क्या होगा, a के लिए p ज्यादा पर x ज्यादा, ये भी ज्यादा, तो एक नॉर्मल वैल्यू। b के लिए p कम पर r भी कम, मतलब वो रेशियो तब भी बराबर आएगा। तो ये रेशियो सेम हो सकते हैं, इस चीज को सोचिएगा आप, वैल्यूज पुट करके सोचिएगा इस चीज को। तो यहां पर मान लो कि पोटेंशियल सेम हो गए, अगर पोटेंशियल सेम होंगे तो के पी, इसके लिए के पी 4qa अपॉन पी अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके लिए के 2qa अपॉन एक्स माइनस का होल स्क्वायर। आई बस में, तो यहाँ से चीज़ें क्लियर होती हैं। ये 2q से 2q, ये 2 से गया, ये गया, ये k से भी गया, तो 2/x स्क्वायर 1/x माइनस आर का होल स्क्वायर। आई बस में, तो यहाँ से कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो x माइनस आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू 1/2, तो x माइनस आर अपॉन एक्स 1/√2। आई बात समझ में? क्लियर है चीज़ें? बस यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आंसर b आएगा। दैट इज वेरी सिंपल। आप आराम से x की वैल्यू निकालिएगा, वैल्यूज बहुत सिंपल आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक और देखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भी, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं, ये सिंपल है, अगर आपको टॉर्क निकालना आता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, तो ये कुछ बचा ही नहीं, इसमें कुछ बचा ही नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट p which makes angle theta with respect to x axis। सुनना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है p जो आपसे एंगल बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस से थीटा। मतलब सपोज मान लो कि ये है आप p, ये थीटा बनाया, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये p cos थीटा होगा और ये p sin थीटा होगा। तो क्या मैं इसका वेक्टर लिख सकता हूँ? मैं इसका वेक्टर लिख सकता हूँ p cos थीटा आई कैप प्लस p sin थीटा जे कैप। मैं ऐसे p का वेक्टर लिख सकता हूँ। बोला व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसको E कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से सब्जेक्ट किया जिसकी वैल्यू थी ई आई कैप। तो टॉर्क कितना हुआ? टॉर्क की वैल्यू T1 आई, तो T1 निकाल लेते हैं हम। टॉर्क क्या होगा बच्चा? आप जानते हैं कि टॉर्क इज डिफाइंड एज P क्रॉस C। अब P क्रॉस C कैसे निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। P की वैल्यू क्या है? P cos थीटा, P sin थीटा 0। E की वैल्यू क्या है? सिर्फ E है, मतलब I में E है 0 0। अब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट दीजिए, K पे सॉल्व कीजिए सीधा। अगर मैं K पे सॉल्व करूँ इसको, K कैप ये दिस माइनस दिस, तो माइनस PE sin थीटा।
ये वैल्यू आएगी। आई बात में, टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी माइनस पी साइन थीटा। अब दूसरी कहानी क्या बोलता है कि सेम उसको हमने किया और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, E2 की वैल्यू वहां पर थी √3 E1 जे कैप, √3 E1 जे कैप। तो सेम करिए आप, आई कैप जे कैप के कैप और ये तो पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा इक्वल टू 0। यहां पर जो है E2 जो है वो जे में है, तो √3 E1 का मैग्नीट्यूड कितना है, E1 का मैग्नीट्यूड E ही होगा। आई बात समझ में, देखो डायरेक्शन तो जे है और E1 का मैग्नीट्यूड E है। अब यहां से आप k में सॉल्व करें तो ये T1 था आपका, तो यहां से जो T2 आएगा दैट विल बी, k में सॉल्व करें तो k कैप दिस माइनस दिस, तो p cos थीटा √3 E ये आएगा। बोला T2 इज इक्वल टू माइनस T1, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस ऑफ T1, तो कर दो। तो T2 क्या है, k p cos थीटा √3 E माइनस ऑफ माइनस के पी ई साइन थीटा, यही तो है। तो के कैप से के कैप गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, पी से गया ई गया, पी से ई गया और √3 की वैल्यू कितना आई, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था बच्चे, बहुत शानदार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था। आई बात समझ में, क्लियर है बच्चा, क्लियर है आपको? कितना प्यारा क्वेश्चन और कितने प्यारे तरीके से करवाया गया है, कितना प्यारा क्वेश्चन और कितने प्यारे तरीके से करवाया गया है। सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता हो, देखो जब भी वेक्टर फॉर्म में चल रहे हैं तो वेक्टर ही फॉर्म को यूज करेंगे ना, सिंपल सी बात है। वेक्टर फॉर्म में आंसर है तो वेक्टर फॉर्म में ही यूज करेंगे और वो आपको कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, भी मजेदार क्वेश्चन रहेगा, एक बार पढ़िएगा इसको। पढ़ लिया बच्चा क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ा आपने अभी तक? सुनिएगा। An electric dipole is formed by the two equal and opposite charges Q with separation D। मतलब आपको एक डाइपोल बनाया गया, इससे Q और D के सेपरेशन से कोई दिक्कत नहीं है। The charges have the same masses M। It is kept in uniform electric field E। It is slightly rotated from its equilibrium orientation। सुनिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है। हुआ क्या होगा, ऐसे आपका एक डाइपोल मोमेंट रखा गया है P और ये रहा। मैंने इस डायरेक्शन में क्यों रखा, मैंने उल्टा क्यों नहीं रखा, क्योंकि बच्चा इक्विलिब्रियम कंडीशन तो है, इक्विलिब्रियम के साथ साथ वो आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। मतलब कोई चीज़ ऐसा होगी जो ऑसिलेट कर रही होगी और उस ऑसिलेशन में आपसे वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। आई बस में, और ऑसिलेट वही करेगी तो जो स्टेबल कंडीशन में होगी। मतलब जो अपनी पोजीशन पे एसएचएम कौन करता है, जो स्टेबल कंडीशन में होता है वही एसएचएम करेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए मैंने इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम लिया। अब इसने क्या करा कि मान लो कि इसने थोड़ा सा टिल्ट किया इसको, आई बस में, इसने थोड़ा सा टिल्ट किया। ये जो एंगल है थीटा, ये बहुत छोटा एंगल लिया इसने, थीटा एंगल। आई बस में, जब इसने थोड़ा सा इस डाइपोल को टिल्ट किया तो इस पे लगेगा फोर्स। आपने टिल्ट इस तरफ किया, अब इस पर टॉर्क इस तरफ लगा। टॉर्क की वैल्यू क्या हुई, टॉर्क की वैल्यू जो होती है आप जानते हैं पी साइन थीटा होती है, पी साइन थीटा होती है। आई बात समझ में? आपने देखिए, आपने थीटा इस तरफ किया और टॉर्क उस तरह लगा, मतलब थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? जो टॉर्क लग रहा है वो थीटा के अपोजिट लग रहा है, थीटा आपका इस तरफ तो टॉर्क आपका इस तरफ लगा, तो माइनस पी साइन थीटा, और दैट टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई। आई बात समझ में?
अगर ये डाइपोल आपके हैं, अगर ये डाइपोल आपके ऐसे हैं, ये माइनस क्यू और ये क्यू आई बस में, और यहाँ पर मास कितना है, m है, और यहाँ भी मास कितना है, m है। तो यहाँ से इक्वेशन बनती है आई थीटा प्लस पी ई साइन थीटा इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपकी बन गई, ये कंडीशन आपकी बन गई। मैंने बोला कि थीटा जो है वेरी वेरी स्मॉल, थीटा जो है वेरी स्मॉल, छोटा है। अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, देन इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो आई थीटा डबल डॉट प्लस पी ई थीटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई आपकी। आप जानते हैं कि ये इक्वेशन किसको रिजेंबल करती है, इस इक्वेशन से आप बोल सकते हैं कि जो ओमेगा होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू पी बाई आई। आपने एसएचएम में ये कंडीशन पढ़ी होगी, आपने एसएचएम में ये कंडीशन अच्छे से पढ़ी होगी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये इक्वेशन किसकी है, आई बस में, वहां से ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। अब सुनिएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू नथिंग पी ई आई का अंडर रूट, पी ई आई का अंडर रूट। अब आपसे आई निकाल लेते हैं, आई क्या होगा, आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एम एंड दिस मास। तो टोटल लेंथ की, टोटल इसने डी लेंथ दी है, तो ये डी बाई 2 और ये डी बाई 2, टोटल तो डी है। तो ऊपर वाले मास के लिए एम, आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो आर कितना हुआ, डी बाई 2 का होल स्क्वायर। एक मास के लिए दोनों तरफ मास है तो इंटू ट्वाइस भी होगा, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, एम डी स्क्वायर बाई 2 वैल्यू आएगी। इसको पुट कर दीजिए, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है क्यू इंटू डी है, ई आपका ऐसे ही है, एम डी स्क्वायर बाई 2 है अंडर रूट में, और 2 चला गया ऊपर, 2 क्यू ई बन गया, और यहाँ से एम डी बन गया, डी से डी कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आपकी आ रही है। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी आपकी, जो प्रॉब्लम थी स्टेबल इक्विलिब्रियम को, उसने उसको क्या करा, एसएचएम की कंडीशन पे सॉल्व किया, थीटा बहुत स्मॉल लिया, तो आपके पास एक इक्वेशन बनी। ये किसकी इक्वेशन है, एसएचएम की, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ओमेगा किसका है, कितना आएगा, पी बाई आई का अंडर रूट। आई बात समझ में, आई बस में, तो यहाँ से आप निकाल सकते थे इसको। बहुत प्यारा क्वेश्चन था या, यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो सारी वैरायटीज आपको कराई जा रही है, सारी वैरायटीज, मतलब कोई भी वैरायटी छोड़ी नहीं जाएगी, सब आपको कराया जाएगा, सब आपको कराया जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चा। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स जिनके P1 और P2 दिए गए हैं आर हेल्ड इन ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे दिए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं से आई बात समझ में। तो बच्चा क्या हुआ कि P1 दिया है, P1 दिया है जिसकी डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव की तरफ, और कहीं P2 दिया है जिसकी डायरेक्शन ये होगी उल्टी तरफ, माइनस आई की तरफ, और डिस्टेंस इनके बीच में क्या है, द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच अदर, व्हेन रिलीज्ड दे मूव अलोंग द एक्स एक्सिस। जब उनको रिलीज किया गया है तो वो मूव करेंगे आपस की तरफ में, एक्सिस की तरफ में, और उनके डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होंगे। इफ द मास ऑफ द डाइपोल इज m, देयर स्पीड व्हेन दे आर इन्फिनिटी फार अपार्ट। मतलब ये कंडीशन एक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, इन्फिनिटी की। आई बस में कि इन्फिनिटी में इनकी वेलोसिटी क्या होगी, तो समझ ये कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी
फाइनल। आई बस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आपको बस एनर्जी को बैलेंस करना है, एनर्जी को बैलेंस करना है। और आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम आपका कोई भी डाइपोल सिस्टम है, डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की जाती है? अगर आपके 2 डाइपोल सिस्टम है, मतलब डाइपोल नहीं, ये तो 2 डाइपोल है ना, 2 डाइपोल सिस्टम हैं, तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 2p1 p2 k अपॉन r क्यूब cos थीटा माइनस, ये होती है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है क्या? उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? मतलब ये दोनों जो डाइपोल हैं, ये जो 2 डाइपोल सिस्टम में ये होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइपोल सिस्टम में 2 डाइपोल सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 2p1 p2 अपॉन r क्यूब cos थीटा। आई बात सुनिए, बस अब क्या करना है आपको? यहां पर वैल्यूज तो पुट करनी है, काम खत्म। तो पहली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? ये रही -2p1 p2, 2p1 p2 के r क्यूब cos थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना? 180। ओके, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी इन्फिनिटी पे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और इसकी भी और इसकी भी हाफ एम वी स्क्वायर। आई बात समझ में? दोनों की क्या होगी? ये होगी। अब सुनिएगा, यहां बस वैल्यू पुट कर दीजिए, cos 180 और माइनस कट जाएंगे आपस में। 2 p की वैल्यू कितनी है? p और p स्क्वायर, ये भी p1 p2 p स्क्वायर बन गया, k बन गया ये, और r क्यूब नीचे आ गया। दैट शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो 2 हाफ एम वी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। v की वैल्यू क्या है बच्चा? ये 2 इस तरफ गया, p स्क्वायर गया, और k गया, r क्यूब गया, और नीचे m गया, नीचे m गया अंडर रूट में, अंडर रूट में। p स्क्वायर में बाहर ले रहा हूं तो p आ गया, r क्यूब में से मैंने r स्क्वायर बाहर ले लिया तो r आ गया। अंदर बचा क्या? ये 2 है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 1/4 पाई, तो ये क्या बचा आपका? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 से 2 कट गया। एक तो m बचा और एक तो r बचा, एक r बचा एक m बचा, ये वैल्यू आएगी। और r की जगह क्या है? a है। r की जगह क्या है? मैंने r लिया है, बेसिकली r की जगह क्या है? a है। r की जगह क्या है? a क्या है? a है, तो b विल बी द आंसर। आई बस में वेरी सिंपल, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम थी, बहुत शानदार प्रॉब्लम थी बच्चा, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम थी। एक सिंपल क्वेश्चन बच्चा आपके लिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पड़ेगा। ये डाइपोल P जिसका इस कैप टाइटल है ओरिजिन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस d। मतलब क्या पूछ रहा है? आपका डाइपोल एक्स पे है, आपका डाइपोल एक्स पे है, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे वाई एक्सिस में पूछ रहा है। डाइपोल एक्स पे है और पोटेंशियल आपसे कहाँ पूछ रहा है? वाई पे। तो बेसिकली कुछ ऐसा नहीं हो गया, ये इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं हो गया इस P के लिए। तो आप जानते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए पहली बात तो ये कि V तो 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड KP अपॉन R क्यूब होगा, KP अपॉन R क्यूब होगा, R की जगह D होगा, और माइनस में होगा। माइनस कुछ है यहाँ पर? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 0 KP अपॉन R क्यूब, KP अपॉन ये वाला आंसर। आई बात सुनो, एक और क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा इसको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, फिर एंड करते हैं चीज़ों को।
एक बार इस क्वेश्चन को देखिए बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब थ्योरी कराई थी तो वहां पर ये एक्सप्लेन किया भी था कि इस तरह की प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। सुनिएगा, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। आपके पास 3 चार्जेस का एक सिस्टम है जो कि एक डाइपोल को कंसिस्ट करता है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा गया है। आपसे पूछा है कि नेट डाइपोल क्या होगा। अब बहुत कॉमन सेंस है कि ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस 2q, तो आप इसको एक काम करिए, माइनस क्यू और माइनस क्यू में तोड़ दीजिए। अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू एक बनाएंगे जिनका ये होगा डाइपोल मोमेंट p, और ये भी एक ये और एक ये बनाएंगे जिनका p ये होगा। कहीं ना कहीं आपके पास कंडीशन क्या आ गई, एक p है, एक p है, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। अब आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो p का एक कंपोनेंट ये होगा p cos 30, इसका वाला कितना होगा p cos 30, इसका एक p sin 30, इधर वाला p sin 30, ये आपको कैंसिल कर जाएंगे, बचे ये दो, तो क्या बचा आपका 2p cos 30। क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 2p cos √3/2, तो √3p आया। अब √3p जो रिजल्टेंट आया उसकी डायरेक्शन क्या है, √3p मेरे बच्चे जो रिजल्टेंट आया उसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब एक्स एक्सेस ये है, वाई ये है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, -j। अगर आप इसको लिखना चाहें मेरे बच्चे तो ये क्या है, -j, -j। अब p क्या होगा, q इंटू एल। p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू क्या होगी, q इंटू एल, q इंटू एल। तो क्या आंसर आपका, -√3 q इंटू एल। ओके बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ये हमारी ऐप है, आप यहाँ से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा, आप अपने गोल सेलेक्ट कीजिए। गोल मतलब आप चाहें तो जेई मेन कर सकते हैं, 11-12 भी कर सकते हैं, मेडिकल भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कीजिए। वहाँ जाने के बाद आप होम पे जाइएगा, आपका होम आएगा एक कॉर्नर पे। होम पे जाने के बाद बच्चा आपको क्या करना है, वहाँ पर एम्बाइब की लाइव क्लासेस आएगी जहाँ पर हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं। आई बात समझ में, एम्बाइब की लाइव क्लासेस चलती हैं रेगुलर, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस लीजिए, रेगुलर क्लासेस लीजिए। हम हर चीज़ लेके आए, 11th का हमने पूरा डिटेल कोर्स स्टार्ट किया है, और जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए बेस्ट है, उनके लिए बहुत बेस्ट है, और जो 11th रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। आई बात समझ में, तो वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। इवन आपको फीडबैक्स मिलते हैं कि आप कहाँ पर वीक हैं, कहाँ पर वीक नहीं है। आई बात समझ में, आपको हर चीज़ वहाँ पर अच्छे से सिखाई जाएगी। आपके पास लेक्चर्स भी होंगे और आपके पास क्वेश्चंस भी होंगे, आपके पास टेस्ट भी होंगे, आपके पास हर चीज़ होगी। तो प्रिपरेशन करने के लिए कंप्लीट मॉड्यूल आपको मिलेगा। आई बात में, बस आपको लॉगिन करना है और फिर वहाँ पर जाना है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी एम्बाइब की लेंस ऐप को नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐप। आई बात में, लेंस जो है ये क्या होती है, ये एक ऐसी ऐप है जिससे आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कैसे कर सकते हैं, सुनिएगा। आपको ये करना है बच्चा कि आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ना आप किसी भी कीवर्ड को, आपके पढ़ते वक्त कुछ भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे कोई कीवर्ड आता है, आपकी बुक में आता है, आप उसको स्कैन कीजिए। जब आप उस कीवर्ड को स्कैन करेंगे तो क्या होगा, आपके स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे 3D मॉडल्स और एनिमेशंस आएंगे। उसके रेस्पेक्टिव में, चाहे लंग्स, अगर आप लंग्स को करेंगे तो लंग्स का 3D मॉडल आएगा, ताकि आप उसको और विजुलाइज कर पाएँ। आप उसको जाके देख सकते हैं कि यार हाँ, इसकी ये फीचर्स हैं, वहाँ पर क्या क्या टैगिंग हो रखी है, वो सब देख सकते हैं, नेमिंग देख सकते हैं, मतलब आप रियल टाइम पे उसको समझ सकते हैं। आई बात समझ में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है, आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। और बच्चों, आप जानते हैं कि हम बहुत शानदार तरीके से अपने सेशन लेके आ रहे हैं। जेई में तो खासकर हमारी क्लासेस चलती हैं शाम को बच्चा 7 बजे, क्लासेस चलती हैं शाम को 7 बजे। 7 बजे की क्लास
थ्योरी क्लास चलती है, आपको वो थ्योरी क्लास जो है वो अटेंड करनी है, जिस पे हमारा कंप्लीट सिलेबस चल रहा है। आई बात समझ में? हमारा थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस चल रहा है। आप इस ऐप में जाएंगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि यस वी आर डूइंग अ कंप्लीट सिलेबस। और 12th के लिए मैं आपके लिए स्पेशल तो ला ही रहा हूँ, जो 12th के लिए है मैं आपके लिए वाईटी में स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूँ, जिनको मैं कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस बोलता हूँ, तो वो भी आपके लिए आ रहे हैं। तो 7 बजे आपको थ्योरी सेशन मिलेगा और बच्चा 3 बजे आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। प्रैक्टिस सेशन, ये थ्योरी सेशन, ये थ्योरी सेशन। आई बात में 3 बजे हम जो 7 बजे जो हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके कुछ टाइम बाद उन 3 बजे हम प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पर हम जेई मेंस की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम, मतलब आपको सारी वेराइटीज़ दी जाएंगी, सारी वेराइटीज़ दी जाएंगी। आई बच्चा समझ में? मैक्सिमम वेराइटी आपको दी जाएगी। उसके बाद एडवांस की कुछ प्रॉब्लम भी हम इस टाइमिंग पे सॉल्व कर रहे हैं, एडवांस की कुछ प्रॉब्लम भी इस टाइमिंग में सॉल्व कर रहे हैं। तो होप बच्चों आपको आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, आपने सेशन एंजॉय किया होगा। ऐसे ही मेरे सेशन में बने रहो, मैं आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चा तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.